गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। तो दोस्तों आज हम लूसिएंट पर बात कर रहे हैं और लूसिएंट की जो पहली क्लास थी वो हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लूसिएंट की दूसरी क्लास पर। लूसिएंट में जो हमारा चल रहा है वो इतिहास चल रहा है और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जब उन क्वेश्चंस को जब हम खोलते हैं तो लगभग बहुत अच्छे से हर फैक्ट्स को आपको कवर करा हम रहे हैं यहाँ पे। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत हम करते हैं यहीं से। देखिए जो कि पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से डायमैक्स किसका राजदूत था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए फिर उसका चयन कीजिए। ठीक है, अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप हमारी वीडियो को रोक कर थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं और सही आंसर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूं कि निम्नलिखित में से डायमैक्स किसका राजदूत था। तो अब डायमैक्स की बात हम करें तो इसमें से आपको सही चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने ऑप्शन ए को क्या किया है, सही समझा है, लेकिन जो ऑप्शन ए है ये गलत है। ठीक है, तो अगर डायमैक्स की हम बात करें तो डायमैक्स किसका राजदूत है। डायमैक्स राजदूत है नरेश आंतियोकस का। किसका है? नरेश आंतियोकस का राजदूत कौन है? डायमैक्स है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? ठीक है, तो जो ये मैग्स्थनीज जो था मैग्स्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, अब जब क्या है ना कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप जैसे डायमैक्स की हम बात करते हैं तो डायमैक्स में क्या कर देंगे, ज्यादातर इसको सही का करेंगे। जबकि जो डायमैक्स है, डायमैक्स किसका राजदूत है? डायमैक्स जो राजदूत है किसका है? वो नरेश आंतियोकस का है। और जो सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? वो मैग्स्थनीज था। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी ऑप्शन है सबको खोलते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आपके सामने क्वेश्चंस की जो खोलने की जो व्याख्या जो हम करते हैं आंसर्स की, ऑप्शंस की, वो आपके सामने आपके देखिए। अगर हम पहले बात करें टेसियस की बात करें तो ये ईरान का कौन था? ईरान का राजवेद था ये। ठीक है, तो टेसियस की बात करें, टेसियस कौन हो जाएगा? ईरान का राजवेद हो जाएगा। वहीं पे हम हेरोडोट्स की बात करें तो हेरोडोट्स को तो आप सभी जानते हैं जो कि इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है, इतिहास के पिता की बात हम करें तो इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे? इतिहास के पिता आपके हो जाएंगे हेरोडोट्स। ठीक है, और हेरोडोट्स की एक पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोट्स की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका है। इस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोट्स हैं। और इस हिस्टोरिका पुस्तक को जब लिखा था हेरोडोट्स ने, उसी के आधार पर इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हेरोडोट्स को माना जाता है, क्योंकि जो हेरोडोट्स है इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के जो संबंध थे, भारत फारस के संबंधों का जो वर्णन मिलता है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय के जो भारत फारस के जो संबंध थे उनका वर्णन किया है हेरोडोट्स ने। किसमें? अपनी हिस्टोरिका के अंदर। ठीक है, तो हेरोडोट्स ने क्या किया है? हेरोडोट्स की जो पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हिस्टोरिका हो जाएगी। और इस हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर हेरोडोट्स ने क्या किया है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व वाले जो भारत फ्रांस के जो फारस के जो संबंध थे, सॉरी फ्रांस नहीं फारस के हम बात करेंगे, तो भारत फारस के जो संबंध थे, ठीक है, वो कैसे थे उनका वर्णन किया है। किसने? हेरोडोट्स ने किया है अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक के अंदर? हिस्टोरिका के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टेसियस कौन है? टेसियस ईरान का राजवेद था। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें जो हेरोडोट्स हेरोडोट्स की जो पुस्तक हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका में क्या है? जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो वो अनुश्रुतियों के आधार पर है और दूसरा वो अफवाहों पे आधार है। ठीक है, मतलब उनका जो लिखित जो आधार रहा है उनमें जो ज्यादातर जो आधारित चीजें हैं, जो लिखित चीजें हैं, वो अफवाहों पे आधारित है और अनुश्रुतियों पर आधारित है। अनुश्रुतियों का मतलब जो चीजें सुनी ना हो, ठीक है, मतलब सुनी सुनाई हो, सही ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगी। तो ये क्या है कि अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित होने की वजह से क्या है, ये विश्वसनीय कम है। ठीक है, तो हिस्टोरिका के बारे में आपको क्या याद रखना है? हिस्टोरिका के बारे में जब हिस्टोरिका पुस्तक की हम बात करते हैं तो हेरोडोट्स का नाम आपके सामने आना चाहिए। और हेरोडोट्स कौन हो जाएंगे? हेरोडोट्स इतिहास के पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है
हेरोडोट्स के बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। उसके बाद हम बात करें सिकंदर की बात करें तो सिकंदर के साथ में कुछ लेखक आए थे। वो लेखक कौन कौन थे देखिए, एक तो था निरियाकस था, ठीक है, कौन हो जाएगा, निरियाकस जो था, एक निरियाकस हो जाएगा, एक आनेसिक्रिटस हो जाएगा, आनेसिक्रिटस हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आनेसिक्रिटस हो जाएगा, और तीसरा जो है वो है आसिटोबल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसिटोबल्स हो जाएगा। ये जो तीन थे ये सिकंदर के साथ में आए थे और इन्होंने जो भारतीय इतिहास के बारे में जो विवरण दिया है, पहली बात तो उसका प्रमाण भी इन लोगों ने साथ में दिया है, मतलब प्रमाणिक है वो, ठीक है। दूसरी बात उसमें क्या है, वो विश्वसनीय है। अगर प्रमाण है मतलब सबूत अगर है तो विश्वास तो नॉर्मली सीधी सी बात होगा ही। तो प्रमाणिक और विश्वसनीय जो वाला जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सिकंदर के साथ में आने वाले जो लेखक थे इनकी जो कृतियां थी, कौन कौन से लेखक थे, निरियाकस हो गया, आनेसिक्रिटस हो गया, आसिटोबल्स हो गया, ठीक है। तो इन तीनों की जो कृतियां थी उनमें जो इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कैसी है, प्रमाणिक है और विश्वसनीय है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि हेरोडोट्स के बारे में जान गए, टेसियस के बारे में जान गए जो कि ईरान का राजवेद है, और उसके बाद सिकंदर के बारे में जान गए। ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, ये सभी फैक्ट्स हैं, ये सब क्या है, फैक्ट्स हैं, और इन्हीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये सब आपको, ये सब क्या है कि आपको मैं बार बार इनको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको यहीं पे ये याद हो जाए। आपको क्या है कि इसी वीडियो के अंदर आपको याद हो जाए, 1-1.5 घंटे के अंदर ही ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले स्लाइड पर हम जाते हैं। तो मैक्सथनीज की बात हम कर लें, ठीक है। मैक्सथनीज की बात हम करेंगे तो मैक्सथनीज किसका राजदूत था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हो जाएगा मैक्सथनीज, ठीक है। और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, मैक्सथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो जब मैक्सथनीज की बात हम करें, इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम था इंडिका, क्या था, इंडिका था। तो इंडिका जो पुस्तक है ये मैक्सथनीज ने लिखी थी सॉरी क्षमा चाहूंगा। और इस पुस्तक इंडिका के अंदर इसने क्या किया है, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। किसका क्या है, जो मौर्य काल का जो समाज जो था, जो मौर्यकालीन जो संस्कृति थी, उस संस्कृति और मौर्यकालीन समाज का वर्णन मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर किया है, ठीक है। और मैक्सथनीज, अब सीधी सी बात है, अगर मौर्यकालीन समाज के बारे में वर्णन किया है तो तभी ना क्या है, तब वो मौर्य काल में रहा था। तो इसीलिए आप यहाँ से इनको रिलेट कर सकते हैं कि पहली बार इंडिका के अंदर क्या क्या है, मैक्सथनीज ने इंडिका के अंदर मौर्य युगीन समाज का वर्णन किया है। अगर मौर्य युगीन समाज का वर्णन किया है तो इसका मतलब वो जो है मैक्सथनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मैक्सथनीज आया था। राजदूत किसका है, मैक्सथनीज किसका राजदूत हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता होनी चाहिए। डायमैक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। डायमैक्स की अगर हम बात करें तो नरेश आंतियोकस का जो राजदूत कौन है, वो डायमैक्स हो जाएगा, ठीक है। नरेश आंतियोकस का राजदूत कौन है, डायमैक्स हो जाएगा, ठीक है। और डायमैक्स जो है ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो मैक्सथनीज जो है वो किसके दरबार में है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है। लेकिन डायमैक्स जो है, डायमैक्स किसके दरबार में आया है, डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में आया है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें मैक्सथनीज की तो मैक्सथनीज किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। वहीं पे हम डायमैक्स की बात करें तो डायमैक्स किसका राजदूत हो जाएगा, डायमैक्स हो जाएगा नरेश आतियोकस का राजदूत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें डायमैक्स ने क्या किया, डायमैक्स ने भी अपनी कृति में मौर्य युग से संबंधित विवरण दिया है, ठीक है। तो ये जो दोनों है डायमैक्स, और जब हम मैक्सथनीज की बात करेंगे तो इन दोनों ने जो अपना विवरण दिया है वो मौर्यकालीन समाज के बारे में दिया है। लेकिन जो डायमैक्स जो है वो बिंदुसार के दरबार में रहते हैं, और जब मैक्सथनीज की बात करेंगे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहेंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और जो है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, डायोनोसियस जो है ये मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का है। ये ठीक है, ये क्या है, ये जो है मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन है, डायोनोसियस है, ठीक है। अब डायोनोसियस की अगर हम बात करें, देखिए एक तो है डायमैक्स, क्या है, डायमैक्स है।
डायमेक्स बिंदुसार के दरबार में आता है, ठीक है। और डायमेक्स का राजदूत कौन, किसका राजदूत होता है डायमेक्स? नरेश आंतियोकस का राजदूत होता है। एक है डायोनीसियस, क्या है? डायोनीसियस हो जाएगा, ठीक है। या अब जो डाईमैक्स और जो डायनोसियस है ना, वर्ड्स दोनों सेम से हैं, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब जो ये डायोनीसियस है, ये डायोनीसियस क्या था? ये डायोनीसियस किसका राजदूत था? ये नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका? नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, ठीक है। अब जो ये टोलमी फिलेडेल्फस था, ये कहाँ का था? ये मिस्र का था, ठीक है। ये कहाँ का था? ये मिस्र का था। तो नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का जो राजदूत था वो कौन हो जाएगा? डायोनीसियस हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके दरबार में आया था? डायनोसियस किसके दरबार में आया था? ये अशोक के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था डायनोसियस, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें डायमैक्स किसके दरबार में आ रहा है? बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। ये कंफ्यूज आपको क्लियर करनी है। डायमैक्स की बात करें तो बिंदुसार हो जाएगा, वहीं पे हम डायनोसियस की अगर बात करें, डायनोसियस की बात करेंगे तो अशोक हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो है डायमैक्स, मैक्सनीज और डायनोसियस, इन तीनों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूं कि ये आपको सबको अच्छे से याद भी हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं टोलमी के बारे में। टोलमी जो कि कहाँ का था? मिस्र का था, अभी मैंने आपको बताया है। देखिए, भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? टोलमी है। कौन है? टोलमी है। भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक है, इसका लेखक कौन हो जाएगा? इसका लेखक टोलमी हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें प्लिनी की बात करें, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। आप कंटिन्यू जुड़िए हमारे साथ, रोजाना वीडियोस देखिए। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ इंडियन जीके आपसे कहीं नहीं जाने वाली है। इंडियन जीके से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आप क्लियर करोगे, सब आप सही करोगे। बस आप शर्त है कि आप हमारे साथ मेहनत करिए, जुड़िए हमारे साथ और वीडियोज को रोजाना कंटिन्यू देखा करें, ठीक है। अब जो ये प्लिनी की अगर हम बात करेंगे, प्लिनी की अगर बात करेंगे तो प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? अब देखिए, एक तो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है, ठीक है। इतिहास के पिता जिसको कहा जाते हैं। वहीं पे नेचुरल हिस्टोरी की बात हम करेंगे, किसकी? नेचुरल हिस्टोरी नामक पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल हिस्टोरी किसने लिखी है? नेचुरल हिस्टोरी लिखी है प्लिनी ने। किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है, ठीक है। तो प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। और हिस्टोरिका किसने लिखी है? हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस ने, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है ये कब लिखी थी प्लिनी ने? ये प्लिनी ने लिखी थी प्रथम शताब्दी में। कब लिखी थी? प्रथम शताब्दी में लिखी थी प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में हम बात करें तो प्राकृतिक इतिहास। जो प्राकृतिक इतिहास नामक जो पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी, ठीक है। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी है। कौन सी लिखी है? हिस्टोरिका। और हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता हैं, ठीक है। अब जो नेचुरल हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री के अंदर किसका वर्णन है? नेचुरल हिस्ट्री के अंदर है भारतीय पशुओं का, ठीक है, भारतीय पेड़ पौधों का, खनिज पदार्थों का, इन सब का जो वर्णन है वो किसके अंदर है? वो नेचुरल हिस्ट्री के अंदर वर्णन इन सब का किया गया है। अब हम बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये एक पुस्तक का नाम है। ये क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है। इसका जो लेखक है उसके बारे में कहीं पे कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो लेखक के बारे में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन ये पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर क्या है ना, भारत की जो बंदरगाह है और जो व्यापारिक जो वस्तुएं थी, ठीक है, तो हिंद महासागर के आसपास का जो क्षेत्र था, हिंद महासागर के आसपास का क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के आसपास की जब हम बात करते हैं तो बहुत समय पहले प्राचीन टाइम में बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जो विवरण जो मिलता है प्राचीन इतिहास के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो इसी पुस्तक के अंदर मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंदर, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक रिवीजन में आपको यहाँ पे हल्का सा दे देता हूँ। भारत भूगोल की अगर बात करेंगे, भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? टोलमी हो जाएंगे। टोलमी कहाँ से है? मिस्र से है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्लिनी की बात करेंगे, तो प्लिनी कौन सी पुस्तक के लेखक हैं? ये नेचुरल हिस्टोरी की बात है, सॉरी हिस्टोरी नहीं, हिस्ट्री की बात है। तो नेचुरल हिस्ट्री की जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। ये सब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक जो पुस्तक है, इसका कोई लेखक का उल्लेख है नहीं, लेकिन प्राचीन बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में उल्लेख इसका मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ तक आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी और समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर जो 1 था उसके अंदर कम से कम मैं आपको बताता था, कम से कम 30 क्वेश्चन हम जान चुके हैं, ठीक है। तो अब जो ये 30 क्वेश्चन है, कभी भी अब 30 में से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो करा रहा हूं सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है। तो अब कभी भी कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कहीं से भी कोई सा भी फैक्ट आ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। बार बार वीडियो को देखो, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, एक बार पढ़ने से किसी के भी याद नहीं होता है, चाहे कोई कितने भी माइंडेड खोपड़ी का इंसान क्यों ना हो, फिर भी एक बार याद नहीं होने वाला है। बार बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, एक बार 2 बार आप अपनी रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना 1-2 बार महीने में एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी लेखक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, कौन सा चीनी लेखक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। कौन सा चीनी लेखक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? अब देखिए, जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर जितने भी लेखक पढ़े हैं वो सब कौन से लेखक है? वो यूनानी लेखक है। कौन से हैं? यूनानी लेखकों को हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यूनानी लेखकों को हमने पढ़ा है, यूनानियों को। तो यूनानियों लेखकों की जब हम बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे चीनी लेखकों के बारे में। चीनी जो लेखक थे जिनके यात्रा वृतांत जो हैं, जो कि भारत के बारे में अपने अपने विवरण जिन्होंने दिया है चीनी लेखकों ने, उनके बारे में हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। तो अब जो इसका पहले हम बात करते हैं सही आंसर पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी लेखक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा फाहियान। क्यों, कौन सा हो जाएगा? फाहियान जो है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था, जो कि एक चीनी यात्री है, चीनी लेखक है, ठीक है। अब हम जानते हैं फाहियान के बारे में, फाहियान के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, पहली बात तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसी के साथ में फाहियान कौन है? फाहियान चीनी यात्री है, चीनी लेखक भी है, चीनी यात्री भी है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें फाहियान की जो खास बात है, फाहियान की खास बात यह है, इसका जो फोकस रहा है वो मेन किस पे रहा है? भारत का जो एक राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भारत के राज्य मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के लेकर रहा है, ठीक है। इसने जो ज्यादातर जो विवरण दिए हैं, ज्यादातर जो इसकी वृतांत के अंदर जो मेन फोकस रहा है वो मध्य प्रदेश के आसपास का रहा है, मध्य प्रदेश का रहा है। तो इसने जो अपने विवरण में जो वर्णन किया है वो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो फाहियान चीनी यात्री है। दूसरी हम बात करें फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। तीसरी हम बात करें फाहियान ने अपने वृतांत के अंदर किसका वर्णन किया है? मध्य प्रदेश का वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के समाज, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं का वर्णन किया है, ठीक है। वहीं पे हम अब फाहियान के बारे में हम जान चुके हैं। अब जो दूसरा जो चीनी यात्री है वो है संयुगन। कौन है? संयुगन हो जाएगा। संयुगन की अगर हम बात करें तो संयुगन 518 ईस्वी में भारत आता है। कब आता है? 518 ईस्वी में भारत आता है और 3 वर्षों तक भारत के अंदर रहता है। इन 3 वर्षों में ये क्या करता है? 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को संकलित करता है, प्राप्तियों को एकत्रित करता है, बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को, और उनको जब संकलित कर लेता है उनको अपने साथ वापस, मतलब संकलित करने के बाद, संकलित करने का मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां हैं उनके बारे में जानकारी, ज्ञान
जब इन्होंने प्राप्त कर लिया तो वो वापिस अपने चीन लौट गया था। ठीक है, तो मेनली इसके बारे में क्या जानना है, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेगा कि जो सन युगन है ये कौन सा यात्री है, चीनी यात्री, यूनानी यात्री, या फिर कौन सा लेखक है, तो आपको चयन करना है चीनी यात्री है। ठीक है, तो चीनी यात्री कौन है, सन युगन चीनी यात्री है। वहीं पे हम बात करें ये भारत कब आता है, भारत आता है 518 ईस्वी में, भारत कब आता है 518 ईस्वी में आता है। वहीं पे हम बात करें 3 वर्षों तक ये भारत रुकता है और 3 वर्षों के रुकने के बाद बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को संकलित करता है। फाहियान क्या करता है, फाहियान मध्य प्रदेश के समाज का वर्णन करता है। और संयुगन क्या करता है, संयुगन बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को संकलित करता है। ठीक है, इनका वर्णन करता है। अब जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है हेनसांग। हेनसांग की हम बात करें, देखिए हेनसांग पहली बात तो इंडियन जीके के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें हेनसांग की, जब बात करते हैं तो ये हरियाणा जीके से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप ध्यान से सुनिए, अगर हरियाणा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों ही दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हेनसांग की बात करेंगे। हेनसांग जो आता है हर्षवर्धन के काल में आता है, हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आता है। तो कब आता है ये 629 ईस्वी में आता है। कब आता है 629 ईस्वी में हेनसांग भारत आता है। और जो हेनसांग है ये कौन है, ये चीनी यात्री है। कौन है, चीनी यात्री कौन हो जाएगा, हेनसांग हो जाएगा। ठीक है, 629 ईस्वी में भारत आता है, किसके शासनकाल में आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ठीक है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आता है, कब आता है 629 ईस्वी में आता है। और इसने जो मतलब ये वापस कब जाता है, चीन को लौटता कब है, देखिए ये जब आया था तो एक में इसकी यहाँ पे हल्की सी स्टोरी आपको बताता हूँ। 629 ईस्वी में ये चीन से चलता है भारत के लिए, मतलब जब ये भारत आता है तो भारत के राज्य में ये पहुंचता है 630 के अंदर। मतलब भारत के एक कल ऐसा कुछ रियासत था, मतलब राज्य का एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब वो राज्य भी नहीं है, गांव का नाम था। तो ये 630 में वहां पे पहुंचता है। 630 में जब ये भारतीय राज्य में पहुंच गया तो उसके बाद फिर ये कहाँ पे जाता है, ये 15 साल भारत में ही रुकता है। कहाँ पे, 15 साल भारत में रुकता है। कौन, 15 साल भारत में कौन रुकता है, हेनसांग रुकता है। कौन रुकता है, हेनसांग। अब ये जब 15 साल भारत रुका तो इसने 15 साल के अंदर भारत में क्या क्या है, देखिए पहली बात तो ये अगर 15 साल रुक रहा है 630 से आप लगाइए 630 से 645 के अंदर ये वापस कहाँ लौट जाएगा, अपने चाइना लौट जाएगा। तो चीन ये कब जाता है, 645 ईस्वी में चीन चला जाता है। 629 ईस्वी में भारत आता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भारत आया था। अब इसके उद्देश्य की हम बात करें, जो ये हेनसांग जो था, हेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में तो आया था, इतना तो बात आप सभी को पता है। लेकिन आने का जो उद्देश्य जो था, आने का उद्देश्य क्या था, इसका आने के उद्देश्य की हम बात करें तो दो इसके उद्देश्य थे। पहला जो उद्देश्य था वो था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना। और जो नालंदा जो जिला है ये कहाँ, कौन से स्टेट के अंदर है, ये बिहार के अंदर है। बिहार राज्य के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ता है और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए हेनसांग आता है। और दूसरा जो आने का उद्देश्य था वो था बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना। क्या था, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें अध्ययन के समय में, जो जिस टाइम ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था हेनसांग, उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, कौन थे उस टाइम में अध्ययन के समय में जब हेनसांग अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बकवासबाजी कुछ नहीं है, जितना कुछ भी बता रहा हूं एक एक वर्ड्स, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सभी को नोट करिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए, यही आपसे बार बार कहूंगा। प्रैक्टिस आप करिए, गारंटी हम ले रहे हैं, आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ मेहनत करिए। 100% आप इंडियन जीके से ज्यादातर क्वेश्चन को सही करोगे। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने आप सही क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए हेनसांग की हमने बात कर ली है। क्या बात कर ली है, हेनसांग कब आता है, भारत कब आता है, 629 ईस्वी में आता है।
629 ईस्वी में भारत आता है। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के उद्देश्य से आया और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के उद्देश्य से आया। फिर ये 15 साल भारत में रुकता है, 645 ईस्वी में चाइना के लिए लौट जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार के अंदर पड़ रहा है। नालंदा जिला कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें जो नालंदा विश्वविद्यालय के समय जब अध्ययन कर रहा था हैंसांग, तो ये उसका कुलपति कौन था? तो कुलपति था आचार्य शीलभद्र। कौन था? आचार्य शीलभद्र हो जाएगा। और एक और जो बात है, जो हैंसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आता है? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आ जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगले हम बात करते हैं। देखिए भूर्ण वृत्तांत की अगर हम बात करेंगे, हैंसांग के भूर्ण वृत्तांत की अगर हम बात करेंगे तो भूर्ण वृत्तांत कौन सा है? सॉरी भूर्ण नहीं, भ्रमण वृत्तांत। थोड़ा मतलब सुबह से 4-5 क्लास अटेंड करनी होती है तो गले में भी दर्द होता है, बोलने में भी दिक्कत होती है, इसलिए कोई थोड़ा 1-2 वर्ड है जो वो इधर उधर हो जाता है, उसको आप ज़्यादा नोटिस मत करिएगा। अब भ्रमण की अगर हम बात करें, भ्रमण वृत्तांत की, तो भ्रमण वृत्तांत कौन सा हो जाएगा? इसका CU की हो जाएगा। ठीक है, तो भ्रमण वृत्तांत हैंसांग का। अब देखिए हैंसांग के बारे में सभी को पता होता है कि हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि हैंसांग का भ्रमण वृत्तांत क्या है। भ्रमण वृत्तांत की हम बात करें तो भ्रमण वृत्तांत हो जाएगा CUK। क्या हो जाएगा? CUK हो जाएगा हैंसांग का भ्रमण वृत्तांत। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, जो बता रहा हूँ नई चीजें बता रहा हूँ, जिनको आपको पता नहीं होता है, जिनको आप छोड़कर चलते हो, और जिनको आप छोड़ते हो वो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेता है, तभी आप बोलते हो यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सब नोट करिए। भ्रमण वृत्तांत की अगर बात करेंगे तो CUK हो जाएगा किसका? हैंसांग का। उसके अलावा बात करें CUK की, CUK में कितने देशों का वर्णन है? 138 देशों का वर्णन है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि CUK जो है हैंसांग का एक भ्रमण वृत्तांत है, इस भ्रमण वृत्तांत के अंदर कितने देशों का वर्णन है? तो 138 देशों का वर्णन है, पता होना चाहिए आपकी। ठीक है, CUK हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CUK हो जाएगा। ठीक है, CUK हो जाएगा। CUK वृत्तांत किसका है? हैंसांग का है। उसके अलावा हम बात करें हर्षवर्धन कालीन समाज है, ठीक है, और धर्म हो गया, राजनीतिक वर्णन, इन सब का वर्णन किसमें किया है? CUK के अंदर जो वर्णन किया गया है CUK के अंदर, वो किसने किया है? हैंसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। हर्षवर्धन कालीन जो समाज था, हर्षवर्धन कालीन के समय में काल में जो धर्म से रिलेटेड जो धर्म की जो स्थिति थी, धर्म की जो मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, उनका वर्णन किया है। हर्षवर्धन के काल में जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसका वर्णन किया है इस CUK के अंदर। किसने? हैंसांग ने। इसमें 138 देशों का वर्णन उसने किया है टोटल। अब हम बात करें हर्षवर्धन की। देखिए हैंसांग की अगर हम बात करेंगे तो हैंसांग के अनुसार क्या है? सिंध जो है सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा शूद्र थे। सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ठीक है, हैंसांग अपने वृत्तांत में क्या कह रहा है कि जो सिंध का जो राजा था वो कौन था? शूद्र था। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी, इसके आसपास के जितने भी फैक्ट्स थे सभी आपको समझ में भी आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे इसी के साथ में। ठीक है, एक बार आप रिवीजन कर लेना। अगर आप बीच में क्या कर लेना है कि रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वीकली, मंथली, आप वीकली तो नहीं लेकिन मंथली आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका, इससे क्या है कि आप ज्यादातर क्वेश्चन सही करोगे और बहुत कम समय में आप क्या कर सकते हो? सिलेक्शन पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर बात करें तो हम जो कि आपके सामने है, ये कौन है? ये इत्सिंग जो है ये भी चीनी यात्री हैं, और हैंसांग भी कौन थे? हैंसांग भी चीनी यात्री थे। ठीक है, तो इत्सिंग जो है ये चीनी यात्री हो गए। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं। वाह भाई वाह, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आते हैं। वही बात हो गई 645 में जब यहाँ से भारत से लौट रहा था हैंसांग चाइना के लिए, तो इसके कुछ समय बाद ही, कुछ साल बाद ही कौन आ जाता है? कौन आ जाता है? क्या? इत्सिंग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7वीं शताब्दी के अंत की अगर बात कर रहे हैं तो 7वीं शताब्दी के अंत में 600 कुछ ईस्वी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 670 के आसपास। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं। कहने का मतलब ये है, जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि 7वीं शताब्दी के अंत में ये भारत आता है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अभी मैंने आपको बताया था, और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन
इन सिंह करता है। ठीक है, तो इत सिंह जो है, इत सिंह क्या करता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करता है और नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन करता है। ठीक है, तो इत सिंह कब आता है, भारत में 7वीं शताब्दी के अंत में आता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 2 तक आपको जो कुछ अभी मैंने बताए हैं लगभग 60 के आसपास फैक्ट्स बता दिए हैं। 60 क्वेश्चन अगर बन जाते आपके बनाने, अगर मैं चाहता ही नहीं 2 क्वेश्चन से, तो 60 क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और याद भी आपको हो गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है। ये तो ज्यादातर सही चयन कर देंगे। ठीक है, तो किताब उल हिंद की अगर हम बात करें, तहकीक ए हिंद की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे अल बिरूनी। चलिए अब हम इन चारों के बारे में, इब्न बतूता, अल बिरूनी, मार्को पोलो, ठीक है, तारानाथ, इन चारों के बारे में जानते हैं आखिरकार इनका नाम ऑप्शन में क्यों दिया जा रहा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अल बिरूनी पर, जो कि किसके लेखक हैं। अल बिरूनी लेखक है किताब ए उल हिंद। किसके लेखक है, किताब ए उल हिंद के लेखक हैं। किताब ए उल हिंद का दूसरा नाम तहकीक ए हिंद है। क्या है, तहकीक ए हिंद है। और तहकीक के अर्थ की हम बात करेंगे तो तहकीक का मतलब होता है खोज करना, और तहकीक ए हिंद, हिंद का मतलब है यहाँ पे हिंदुस्तान। तो अब जब हम इसके हिंदी की बात करेंगे, देखिए ये जो ये पुस्तक जो थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये अरबी भाषा में लिखी हुई थी। किस में लिखी हुई थी, ये अरबी में लिखी हुई थी। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अरबी के हैं, इसीलिए जब हम देखेंगे इसका हिंदी करेंगे तो हिंदुस्तान की खोज इसका अर्थ बन जाएगा तहकीक ए हिंद का। तहकीक ए हिंद का मतलब क्या हो जाएगा, तहकीक ए हिंद का मतलब हो जाएगा हिंदुस्तान की खोज। तो अब किताब ए उल हिंद के लेखक कौन हो गए, अल बिरूनी हो गए। ठीक है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आते हैं, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। किसके साथ भारत आते हैं, महमूद गजनवी के साथ में अल बिरूनी भारत आते हैं। ठीक है, और अल बिरूनी की जो पुस्तक है तहकीक ए हिंद या फिर किताब ए उल हिंद, किताब उल हिंद जो है, ये दोनों जो है एक ही नाम है दोनों के, मतलब किताब उल हिंद जो है ये भी तहकीक ए हिंद को ही कहा जाता है, एक ही पुस्तक के दोनों नाम है। ठीक है, किताब उल हिंद का दूसरा नाम तहकीक ए हिंद है। ठीक है, तो तहकीक ए हिंद की पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो अध्याय हैं उनकी संख्या कितनी है, 80 है। तो इसके अंदर टोटल जो अध्याय हैं वो कितने हैं, 80 अध्याय हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें तो तहकीक ए हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति पर प्रकाश डाला गया है। मेनली जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि इसके अंदर 80 अध्याय हैं, अरबी भाषा में लिखी हुई है, और इसका दूसरा नाम तहकीक ए हिंद भी है। इसको किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और जो अल बिरूनी जो है वो भारत में किसके साथ में आते हैं, महमूद गजनवी के साथ में आते हैं। और अल बिरूनी जो है ये कौन से लेखक हैं, अरबी लेखक हैं। कौन से लेखक हैं, अरबी लेखक और अरबी यात्री हो जाएंगे। ठीक है, अरबी लेखक और अरबी यात्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम, देखिए अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता की जब हम बात करेंगे, देखिए इब्न बतूता की जो किताब है वो कौन सी है, रिहला। इब्न बतूता की ये पुस्तक जो रिहला है, रिहला कौन सी भाषा में लिखी हुई है, ये भी अरबी भाषा में लिखी हुई है। अब जो हम तीसरे क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हैं वो किनको पढ़ रहे हैं, अरबी लेखक और अरबी यात्रियों को पढ़ रहे हैं। तो रिहला की बात करेंगे तो रिहला के लेखक कौन है, रिहला के लेखक हो जाएंगे इब्न बतूता। और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत कौन सा है, ये रिहला ही है, जो कि अरबी भाषा में लिखा हुआ है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जो वर्णन है, उस सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किसने किया है, इब्न बतूता ने रिहला के अंदर किया है। क्योंकि जो इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी के आसपास भारत में आते हैं, तो 14वीं शताब्दी के आसपास आए थे, तो उन्होंने जो वर्णन किया है भारतीय समाज का वो 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज का वर्णन किया है। ठीक है, 1333 ईस्वी में क्या है कि जो इब्न बतूता है इसको क्या है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। मतलब जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर रहा है। काजी की हम बात करें तो
न्यायाधीश को क्या कहते हैं, काजी कहते हैं। तो दिल्ली का काजी कब नियुक्त किया गया इब्न बतूता को, 1333 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब जो अल-बिरूनी और इब्न बतूता के बारे में जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे, जो तथ्य थे, वो आपको समझ आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो रिहला है, जबकि अल-बिरूनी की पुस्तक कौन सी है, किताब ए हिंद, तहकीक ए हिंद है, किताब उल हिंद है। ठीक है, उसके बाद करें किताब उल हिंद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 80 अध्याय हैं। ठीक है, और हम इब्न बतूता की पुस्तक रिहला की बात करेंगे तो रिहला में क्या है, इसमें 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज का वर्णन है, जबकि अल-बिरूनी के अंदर कौन सी, अल-बिरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद, इसके अंदर है राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति का वर्णन इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो गई होंगी, समझ भी आ गई है। चलिए अब हम अगली क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन से पहले अब हम जान लेते हैं तारानाथ के बारे में। तारानाथ जो है ये एक तिब्बत लेखक है। कौन है, तिब्बती लेखक है। तिब्बती लेखक बोल लीजिए या यात्री बोल लीजिए। ठीक है, तो अब जो तिब्बती लेखक और जो यात्री हैं वो कौन है, वो तारानाथ है। और तारानाथ ने 2 ग्रंथों की रचना की है जो कि काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, ये तारानाथ ने की है। तारानाथ कौन है, तिब्बती लेखक है। ठीक है, तो तारानाथ ने कौन से 2 ग्रंथों की रचना की है, तारानाथ ने एक तो कंगयूर ग्रंथ की रचना की है, दूसरा जो कंगयूर हो जाएगा एक आपका हो जाएगा तंगयूर। तो यूर से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कंगयूर और तंगयूर 2 जो नामक ग्रंथ थे, इन दोनों की रचना किसने की थी, तिब्बती लेखक तारानाथ ने की थी। ठीक है, तो तारानाथ मतलब तंगयूर, तारा तंगयूर। ठीक है, और उसी तरीके से कंगयूर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी। अब जो ये जो दोनों ग्रंथ है, ठीक है, तारानाथ ने ये जो दोनों ग्रंथ लिखे हैं, तिब्बती लेखक जो तारानाथ है, उसने कंगयूर और तंगयूर नामक जो 2 ग्रंथों की रचना की है, उसके अंदर किसका वर्णन है, भारतीय इतिहास के बारे में इनके अंदर जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्को पोलो की बात करते हैं। मार्को पोलो की अगर हम बात करेंगे तो मार्को पोलो की अगर बात करेंगे तो देखिए मार्को पोलो की जब हम बात करेंगे, ये 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन से देश की यात्रा पर आया था, मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कब आया था, पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में जानकारी इसको मिलती है 13वीं शताब्दी में आते हैं। ठीक है, तो मार्को पोलो जो है ये 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आता है और पांड्य देश के इतिहास के बारे में इसका जो विवरण है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अब हम जान चुके हैं किसके बारे में, अब तक हमने जान लिया है जो इसके अंदर हमने जाना है अरबी लेखकों के बारे में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो आज की जो लूसेंट की जो दूसरी वाली क्लास थी, जो कि इतिहास वाली जो क्लास नंबर 2 है, वो पूरी हो जाती है। और इसमें लगभग हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, और आप इसको बार बार देखिए। ठीक है, रिवीजन आप अच्छे से करना। ठीक है, और ध्यान से सुनना। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट से, इन्हीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, जो मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको उतना बता रहा हूँ जितना जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उस क्षेत्र की पहचान आप अच्छे से कर लो। अगर आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहता क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसी तरह के क्वेश्चन आप उठाइए। ठीक है, उन्हीं तरह के क्वेश्चन आप पढ़िए, उसी तरह के सिलेबस को पढ़िए, एक्स्ट्रा चीजें मत पढ़िए। क्या फायदा, ना ही वो क्वेश्चन पूछेगा, ना ही एग्जाम में आएंगे, ना ही आपका सिलेक्शन होगा, क्या फायदा, टाइम पास है। ठीक है, तो मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं वर्क आपके लिए इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है वो ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो ये लूसेंट वाली जो सीरीज है, ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि चाहे आप छोटे से लेकर बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लीजिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो सभी में इंडियन जीके महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। तो इसीलिए ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इंडियन जीके से क्वेश्चन बनते जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं, इन्हीं में से वो क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम अगर आपसे बात करें, अगर आप हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारी अलग से क्या चल रही है, हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, उसके साथ में कंप्यूटर कोर्स जो है वो कवर कराया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा हिंदी का जो हिंदी व्याकरण का कंप्लीटली जो कोर्स है वो भी आपको कवर कराया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, हरियाणा डेली करंट अफेयर्स की रोजाना आपको वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है, इसी चैनल पर, जो कि आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत ही नहीं है। और इंडियन जीके जो कि आप वीडियो देख ही रहे हैं, इंडियन जीके किस तरीके से कवर कराई जा रही है, ठीक है। तो ये सभी आप इन सारे जितनी वीडियोस में आपको बताया इन सभी के बारे में जान सकते हैं। और जितना ये है, अगर हम बात करें, देखिए कोई भी अगर सेंट्रल लेवल का कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो लगभग इंडियन जीके से 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 40 नंबर के लिए ये इंडियन जीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरियाणा के लिए जो हमारा चैनल जो वर्क कर रहा है फिलहाल 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उन 60 नंबर के क्वेश्चन को 3 महीने के अंदर आपको कवर कराएगा, ठीक है। अब जितनी अच्छे से मेहनत आप हमारे साथ मिलकर करोगे उतने अच्छे से ही आप क्या करोगे, 60 नंबर में से ज्यादा नंबर ग्रो कर सकते हो, ठीक है, अपना नंबर सही ला सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। हम आपको साथ में वीडियो दे ही रहे हैं आपके लिए, जो कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है बहुत मददगार साबित होगी अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ते हैं। तो आज हम यहीं पे क्लास 2 का जो अंत है वो कर देते हैं, और फिर हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, जिसमें हम हरियाणा की जो लूसेंट की जो क्लास 3 है उसको कल हम डिस्कस करते हैं इसी टाइम, इसी वक्त, इसी चैनल पर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर आप न्यू थे तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन वाली बटन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ऐसा करने से जो हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है, और हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट कम समय में बहुत अच्छे सारे फैक्ट्स हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि जो हमारा मेहनत का जो फल है वो भी हमको मिलना चाहिए, और आपको भी जो जरूरत है वो भी आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं कल यहीं पे इसी टाइम। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आपने लास्ट तक हमारी वीडियो को देखा।